हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम आ गए अपने क्षितिज बुक का सेकंड चैप्टर आपके लिए लेकर। हमने अभी फर्स्ट चैप्टर आपको समझाया, अब हम लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है ल्हासा की ओर। ल्हासा क्या है? एक जगह का नाम है। तो वहां जाने के लिए लेखक निकले हैं। लिखा किसने है? राहुल सातकायन ने। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये कौन सी विधा में लिखा गया। हमने जैसे आपको जब हम गद्य खंड शुरू कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हर गद्य की अपनी एक विधा होती है, लिखने का तरीका होता है। तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है, यानी कि जो हमने यात्रा करी है उसका वर्णन है। तो ये हमारा यात्रा वृत्तांत है। इसके राइटर हैं राहुल सातकायन। तो देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करते हुए ल्हासा की ओर पहुंच भी पाते हैं या नहीं, या जो कुछ भी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। कहाँ जा रहे हैं? वो तिब्बत की तरफ जा रहे हैं, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। चूंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, उस समय उनका तिब्बत जाना मना था। कहाँ? भारतीयों का। तो वो कहाँ से गए थे? नेपाल होते हुए तिब्बत गए थे। इसलिए उन्होंने यह यात्रा जो है वो भिकमंगों के छद्म वेश में की थी, यानी कि वो एक भिकमंगा बन के, भिखारी के भेष में उन्होंने ये यात्रा शुरू करी थी। क्योंकि मना था कि भारतीय जो है वो तिब्बत नहीं जा सकते, इसलिए वो एक भारतीय थे तो ऐसे कैसे जाते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण किया, जिससे उन्होंने यात्रा अपनी शुरू करी और पूरी यात्रा करी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कली डूंगपोंट के रास्ता नहीं था, ठीक है, ये रास्ता जब नहीं बना हुआ था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का ही एक रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। मतलब नेपाल के लोग तो उस रास्ते तिब्बत जाते थे, लेकिन जिन भारतीयों, जैसे भारतीयों को तिब्बत जाना मना था, तो वो भी उसी रास्ते से जाते थे, मगर चोरी छुप करके जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता भी था। यहाँ से व्यापार भी होता था इस रास्ते से, और सैनिक टुकड़ियां या सैनिकों का आना जाना भी सिर्फ यही रास्ता, क्योंकि वो एकमात्र रास्ता यही था उस जगह तक जाने का, तिब्बत का। इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। अब जाहिर सी बात है, सबके जाने का रास्ता है, तब तो वो मुख्य रास्ता ही कहलाया जाएगा। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता, और वहां औरतों पर्दा नहीं डालती। मतलब वहां पर जाति पाति छूत छात ये सब चीजें कुछ माने नहीं जाती, और औरतें भी पर्दा नहीं करती। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में पर्दा की रिवाज है, मगर जो है वहां पर ऐसा नहीं होता था। चोरी की आशंका के कारण भिकमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता था। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक भिकमंगे थे, तो अब घर में चोरी ना हो जाए इस डर से उन्हें कोई घर में नहीं लेता था। लेकिन अब वो भिकमंगे हैं इसलिए नहीं जाने थे। लेकिन वहां पर क्या ट्रेडिशन था? आप अपरिचित हैं, मतलब आपको कोई जानता पहचानता नहीं है, लेकिन तब भी आपको घर के अंदर आने देते थे, और वहां पर अपनी मर्जी से अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए चाय भी बना देते थे। घर की बहुएं हो, सास हो, जो भी औरतें होती थी वो आपके लिए चाय पका देंगी, चाय बना देंगी। अगर आपने बोला कि हमें एक कप चाय चाहिए, तो वो चाय भी, क्योंकि ठंड का बहुत मौसम रहता था तो रहता है, तो वहां पर वो लोग कहते थे चाय बना दीजिए, तो वो चाय भी बना देती थी। परित्यक्य चीनी किले से जब वह चले, तो एक व्यक्ति को 2 चीटे राहदारी देकर ठोंडलू के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। कहने का मतलब है, अब जब वो उन्होंने यात्रा करी तो वहां पर जो है ना चौकियां बनी रहती हैं। कहने का मतलब है, सैनिकों को छोटी छोटी सी चौकियां बनी रहती हैं, क्योंकि उसके अंदर रहकर सैनिक जो है वो कर सकें, जब लड़ाई हो तब भी, और ऐसे भी निगरानी कर सके। तो वो कहते हैं परिपक्व, यानी कि अच्छे से बने हुए चीनी किले होते थे। तो वहां से जब वो चले, तो एक व्यक्ति को 2 चिटे राहदारी देकर, यानी कि वहां का जो मनी होता है, राहदारी यानी कि कर, टैक्स देकर, रोड टैक्स देकर जो है वो थोंडलू के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। अब वो कहां पहुंचे? थोंडला पहुंचे। थोंडला के पहले के आखिरी गांव में, जब वो उनका पहले का आखिरी गांव हुआ करता था, तो वो वहां पहुंचे।
यहाँ सुमति यानी मंगोल भिक्ष राहुल का दोस्त, वहां उनको एक सुमति नाम का व्यक्ति मिला जो कि मंगोल भिक्षु था, ठीक है, और वो किसका, राहुल जी का मित्र यानी हमारे लेखक का मित्र भी था। पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। अब जब पहचान थी कि भाई वो उसका क्या कहते हैं सुमति का फ्रेंड है, तो उसको भिखारी होते हुए भी रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, मतलब इससे पहले भी उन लोगों ने यहाँ पर आए थे, लेकिन अब वो 5 साल बाद आ रहे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र आदमी के वेश में आए थे। तो क्या हुआ, जब लोग वो पहले आए थे तब उनको क्या मिला था, रहने की जगह, अच्छी जगह मिली थी। क्यों? क्योंकि तब वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आए थे। अब क्या आए थे, वो भिखारी के रूप में आए थे, तो उन्हें जगह तो मिली थी लेकिन भिखारी के हिसाब से ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी दे दी गई थी। तो मतलब व्यक्ति देख के जो है झोपड़ी दी गई थी। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा ठोडू पार करना था, मतलब एक बहुत ही मुश्किल रास्ता पार करना था, डांडा ठूंढला तक का। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, मतलब वहां पर तूफान आना, लैंडस्लाइड होना, ये सब चीजें होती रहती थी, इसलिए वो एक खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था, मतलब वो इतनी ऊंची जगह पर थी ठूंढला डांडे कि वहां पर बहुत ऊंची जगह पर होना, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर वहां पर कोई भी गांव आसपास नहीं था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे, यानी कि यहाँ पर लूटपाट होने के लिए डाकुओं की छिपने की जगह भी थी और सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि बहुत ही वीरान एरिया पड़ता था, तो वहाँ पर अक्सर खून हो जाया करते थे। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। अब वो भिखारी थे तो उनसे क्या लूटा जाएगा, क्या उन्हें कोई मारेगा, तो उन्हें इस चीज का डर नहीं था, लेकिन ऊंचाई थी, इस चीज का डर उनके अंदर बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। तो जब उन्होंने यात्रा शुरू करी तो उन्होंने देखा दक्षिण पूर्व की तरफ जो है वो बिना बर्फ के, क्योंकि वहां ठंड इतनी पड़ती है कि वहां पे हरियाली होती ही नहीं है, ठीक है, जो बंजर जमीन हो जाती है, तो वहां बर्फ भी नहीं थी और इलाका भी एकदम बंजर था और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे, मतलब कहते हैं ना मॉस जम जाती है, मॉस हरियाली नहीं है, मॉस जम जाती है, तो वो वैसी हरियाली थे मगर नंगे थे, मतलब मॉस जमने के कारण हरे हरे दिख रहे थे लेकिन उनमें कोई भी पेड़ नहीं था। और उत्तर की ओर पहाड़ों में कुछ बर्फ दिखी और उत्तर की तरफ कुछ बर्फ दिख रही थी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रास्ता भटक गए थे क्योंकि वो आगे चले गए थे ना, तो 1.5 मील आगे चले गए, जहां उनको मुड़ना था उससे 1.5 मील आगे चले गए थे। बाद में पूछकर पता चला लडकोर का रास्ता दाहिनी की तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई, यानी कि उनको जाना था लडकोर और वो चले गए 1.5 मील आगे। अब जब उन्होंने पूछा तो उन्हें वापस आना पड़ा, वापस आने और जाने में उनका बहुत ज्यादा वक्त जो है वो वेस्ट हो गया तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहर गए। अब इतनी देर हो गई, पहाड़ी इलाका है, सुनसान इलाका है, अंधेरा हो जाएगा, तो भाई खतरे का तो है, तो इससे सुमति अच्छी तरह वाकिफ था इन खतरों से, जिससे वो बहुत ही नाराज हो जाता है, लेकिन ठंडा हो जाता है और आखिरकार वो लडकोर पहुंच जाते हैं। वे अब तिडरी के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिडरी समाधि गिरी था। तो अब वो एरिया कौन से जहां पहुंचे, वो तिडरी का मैदान था और वो एक टापू टाइप का, मतलब चारों तरफ पहाड़ थे और वो बीच में एक छोटा सा समतल एरिया था, तो उसको हम बोलते हैं तिडरी का मैदान, मतलब चारों तरफ पहाड़ होना और बीच में थोड़ा सा मैदान इलाका, इसलिए उसको टापू बोला गया। और वो क्या था, उसका एक्चुअली क्या नाम था, जिसके सामने वो खड़े थे, वो तिडरी समाधि गिरी था।
आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया। मतलब आसपास बहुत सारे गांव थे, तो सुमति कहते मैं अपने जान पहचान वाले लोगों से मिल आता हूं, तो मगर जो है राहुल जी ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। बोले कि जब हम लहासा पहुंच जाएंगे तो अब हम आपको पैसे देंगे। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। मतलब सुमति इस बात से एग्री कर गए कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ, आप मुझे पैसे दे देना। तो वो आगे बढ़ने लगते हैं। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ा। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। तो बहुत सुबह नहीं चले, तो जिससे थोड़ा सा जब और डिले चले तो उन्हें कड़ी धूप में चलना पड़ा। और पहाड़ों पर जो कड़ी धूप होती है तो वहां पे बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। जैसे आप सीधे चल रहे हो, सूरज सामने, आपको अगर सामने धूप पड़ेगी तो यहाँ पे एकदम जलने लगेगा, और पीछे की तरफ से जब ठंडी हवा आ रही है तो आप पीछे की तरफ ठंडा करोगे, क्योंकि जो है ऊपर जो धूप लगती है वो बहुत तेज होती है, बहुत कड़क धूप होती है पहाड़ों पर जो धूप पड़ती है। इसलिए जो आगे की तरफ चले तो उनके लिए धूप में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने पीठ में सामान भी लाद रखा था और हाथ में डंडा लिए वो पहाड़ों का रास्ता तय कर रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने का कहा। उनके एक मित्र थे यजमान जी, उनसे वो मिलना चाहते थे, इसलिए उनसे आग्रह करके उन्होंने क्या बोला, बहाना करके वो शेखर विहार की ओर चलने के लिए बोला। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। कहने का मतलब है तिब्बत की जो जमीन है, बहुत जैसे जमींदार लोग होते हैं ना, जागीरदार लोग, उन लोगों के पास है, और उनके पास ज्यादा जमीन होने के कारण वो लोग क्या है, मठ उनकी जमीन को अधीन कर लेता है। जो बौद्ध मठ होते हैं कि आपकी जमीन, वहां का मतलब परंपरा है कि आपके पास अगर इतनी प्रॉपर्टी तो उसका इतना परसेंट जो है वो मठों को जाएगा। तो वो उनकी बहुत सी सारी प्रॉपर्टी पे मठ ने जो है वो अधिकार कर रखा है कि जागीरदार है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो आपकी इतनी ज़मीन मठ के अधीन रहेगी, मठ बनेंगे, मठ खेती करेंगे, जो भी उसमें करना है, पशुपालन करेंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे। अब वो ज़मीन आपकी नहीं है, वो मठ की हो जाती है। इस तरीके से वो अधिकार कर लेते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिलते हैं। बेगार का मतलब उन्हें पैसा नहीं देना पड़ता, मजदूरी करिए, काम करिए, मगर पैसा नहीं मिलेगा। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नक्शे से मिले, यानी कि शेखर जो हैं वो जो वहाँ के जागीरदार थे, उनकी खेती के जो मुखिया थे वो भिक्षु नक्शे थे, मतलब बौद्ध थे, जो मठ के कार्य करता थे। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिपि 103 पोथियां रखी थी, यानी कि वहां पर बहुत सारी हस्तलिखी, हाथ से लिखी पोथियां रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मना कर दिया। यानी कि फिर उनके जान पहचान के लोग, यानी कि यजमान लोग थे, उन्होंने पूछा कि मैं जाकर आता हूं, तो लेखक ने उन्हें मना कर दिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि तिडरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नक्शे से विदा लेकर चल दिए। अब वहां से क्या रास्ता था कि जो है वो ज्यादा दूर नहीं था, तो उन्होंने बोला कि चलो हम अब इनसे विदा लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पाठ को आपको अच्छे से समझाया। इन्होंने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन यहाँ नहीं किया है कि वो लहासा की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको ये चीज़ें समझाई कि कैसे कैसे मुश्किल परिस्थितियों में लोग वो रास्ता तय कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी हैं समझने के लिए कि कौन कौन सी जगह थी, थोंडला, डांडे, तिडरी, तो जो ये सब जगहें हैं इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा और इन्हें लिखने का सही तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा यहाँ से यहाँ तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। जैसे बोला थोंडला से तिडरी तक का यात्रा का वर्णन कीजिए, तो अब थोंडला जब वो पहुंच गए तो तिडरी तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगा था, क्या लगा था, ये सारी चीजें आपको ये वहां पर विस्तृत रूप से बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर इसके अलावा एक चीज और ध्यान देने की है, जब हम यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं
तो यात्रा वृत्तांत, जैसे हम नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं तो हम कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी, लेकिन यात्रा वृत्तांत में हम चीजों को जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते। कारण क्या होता है? क्योंकि हम उन जगह की परिस्थितियों, उन जगह के नामों और वहाँ की भौगोलिक स्थितियों से हम वाकिफ नहीं होते। वहाँ कैसा मौसम है, वहाँ की भूदृश्य यानी पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, क्या है, ये सब चीज़ों से हम जो है नहीं कनेक्ट कर पाते, क्योंकि जब तक हम उस जगह को नहीं जानते। अब जैसे इस वाले में हमने पढ़ा ल्हासा की ओर में, यहाँ पे जगहों के नाम बहुत डिफिकल्ट है, तो हमारी समझ में नहीं आता ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ चले गए, आखिर कहाँ जाना था इनको। तो जैसे होता है ना कि हम यहाँ क्या कहते हैं, लखनऊ से निकले, भोपाल गए, भोपाल से हम जो है हमको मुंबई जाना है, तो हमें ये रास्ते पता हैं किस डायरेक्शन में है, क्या है, लेकिन जब हम इन जगहों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते ये कहाँ स्थित है, कितनी दूर है, कितने ऊंचे पहाड़ हैं, कितनी ऊंचाइयाँ हैं, तो ये सब चीज़ें जब हम नहीं समझ पाते हैं तब हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए इस पाठ को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। जब आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें कई नाम ऐसे हैं जो आपके लिए अननोन हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारा पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पाठ जब आप अच्छे से समझेंगे तभी प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। इसलिए जब आप अच्छे से इस पाठ को पढ़ लोगे तो हम तो प्रश्न उत्तर आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये पाठ समझ में आया है, इसलिए हम आपको अच्छे से समझा लेंगे, लेकिन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको रीड नहीं करेंगे। और लिटरेचर में बहुत ज़रूरी वो चीज़ होती है कि हमारे सामने जो पाठ दिया गया है उसे हम बहुत ही केयरफुली रीड करें। तो जब भी आपको मौका पड़े पाठ को बहुत अच्छे से रीड करिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम अब जल्दी ही प्रश्न उत्तर के नए चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, बाय।